बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, एक तो कुछ वीडियोस लीक्स हुई हैं वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं। और भारत पहुंच गया चांद पे और हम किस में लगे हुए हैं, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। वो तमाम तफसीलात अभी आपके साथ शेयर करते हैं। और आईजी साहब ने गालियाँ खाने के बाद उस शख्स को माफ़ कर दिया। अब जब उसको माफ़ करना ही था तो उसमें एक बड़ा अच्छा एक मैसेज चल रहा था कि ज़िले शाह जो कि शहीद हो चुका है, तो वो ज़िले शहीद के ये कहना था उस पोस्ट का कि मेरा क्या कसूर था, जब ये पागल माफ़ हो सकता है तो मेरा मुझ जैसे पागल का क्या कसूर था। इसकी भी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं सदर आरिफ अलवी के उस ट्वीट का। एक तो कल ट्वीट किया था और एक आज उन्होंने दोबारा ट्वीट किया। उन्होंने तो किया उन्होंने जिसके नाम वो ट्वीट किया उस शख्स ने भी ट्वीट किया। तभी मैंने कहा कि कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह। तो ट्वीट कुछ इस तरह था सदर पाकिस्तान का कि कल के वाज़े बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी। ऐवान सदर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम ख़त वक़ार अहमद सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। यह ऐवान सदर की तरफ से। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। ऐवान सदर ये एक उन्होंने ट्वीट किया है। और इस ट्वीट के चंद लम्हे बाद एक और है और वो था वक़ार अहमद का, जो कि इनके सेक्रेटरी हैं, जिसे बरतरफ किया गया है, जिसे इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को उनकी खिदमत वापस कर दी गई थी। उनका भी है। उन से पहले मैं कल एक जो आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया था उस पर पीपल्स पार्टी ने कुछ कहा है, पहले वो आपके साथ शेयर कर दूँ फिर मैं वक़ार अहमद की तरफ बढ़ूँगा। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी के दिमागी इलाज कराया जाए, यानी कि उन्हें दिमागी उनका मुआयना कराया जाए कि वो पागल हैं या नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखें MRI वगैरह ये चीज़ें जो होती हैं ना ये बहुत महंगी होती हैं, आपको पता होगा। नहीं पता तो गूगल करके देख लें इस टेस्ट के कितने पैसे लगते हैं। आपके पास जब इतनी अच्छी सहूलत मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त, कादिर पटेल साहब पेशाब चेक करते हैं, वो टेस्ट करते हैं और वो उसी वक्त बता देते कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। तो बजाय आप कौम का पैसा बर्बाद करें, यानी कौमी ख़जाने से पैसा लेना, आप कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, अगर आप अपने पैसों से MRI करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, बेशक आप करवा सकते हैं। अगर आप कौमी ख़जाने से ख़र्चा करवाना चाह रहे हैं तो कौमी ख़जाना मज़ीद ऐसे ख़र्चों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इससे बेहतर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कादिर पटेल साहब को एक छोटी सी बॉटल दे दें, आरिफ अलवी साहब को कह दीजिएगा कि इसमें अपने यूरिन दे दें, ताकि वो टेस्ट करके आपको बता दें कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, और अगर दिमागी कोई प्रॉब्लम है तो वही बता देंगे और उसका इलाज भी सजेस्ट कर देंगे। ये तो था मेरा आपका पीपल्स पार्टी को पैगाम, जिन्होंने ये कहा। आज जी ये वक़ार अहमद जो है सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी अब हैं या थे, अभी इन्हें क्या बोलें, हैं बोलें या थे बोलें, खैर जो भी हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। उनका ये बयान है, मेरी खिदमत जो है वो वापस ली जाएँ। यानी कि उन्होंने सदर मुमलिकत से कहा है कि आपने जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कहा है कि अपनी खिदमत वापस लें, तो मैं चाहता हूँ आप अपना ख़त वापसी लें। और उन्होंने क्यों कहा है? उन्होंने इसलिए कहा है कि जिस कानून की आप बात कर रहे हैं उनके पेपर्स जो थे, यानी कि वो कानून साजी के पेपर्स, वो अब भी सदर पाकिस्तान के दफ्तर में मौजूद हैं, वो यहाँ से वहाँ नहीं हुए। और उन्होंने ये कहा है कि मैं बयान हल्फी देने को तैयार हूँ कि मेरा दामन बिल्कुल साफ़ है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा, कौन झूठा। यह ज़ाहिर है जब दो बंदे बोल रहे हैं तो कोई एक सच्चा होगा, कोई एक झूठा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सच बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ तो है, इस पर बिल्कुल इंक्वायरी बननी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी बननी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर तो सदर पाकिस्तान साहब सही हैं, सच कह रहे हैं, तो ये बहुत ही गमगीन, तो ये एक बहुत ही खौफनाक बात है कि आपके सेक्रेटरीज़ ने इस तरह के इक़दाम किए। अब हो सकता है वो एक थे या उनके साथ और भी मुलव्विस थे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक कुछ फ़ाइनल ना हो जाए ना, जब तक एलिगेशंस ना फ़ाइनल हो जाए, उस पर साबित ना हो जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक उन पे एलिगेशन साबित नहीं हुए। साबित करना इंक्वायरी कमीशंस का काम है, तो इंक्वायरी कमीशंस बिल्कुल बननी चाहिए। मेरा ख्याल था कि 12 बजे अदालतें खुलेंगी, लेकिन वो अदालतें नहीं खुली। शायद वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, कोई कॉल्स वगैरह ये वो। खैर अदालतें तो नहीं खुली, लेकिन उनके सेक्रेटरी ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया, जो वो उनका बनता भी था। अगर वो कहना चाहें तो कह सकते हैं, अगर वो हक़ पर हैं, इंक्वायरी हो, कमीशन बैठे, शफाफ इंक्वायरी हो, जो सच है वो सबको, पूरी कौम को पता चलना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ़ सदर पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये सिर्फ़ इन सेक्रेटरी का मामला नहीं है,
ये बतौर पाकिस्तान और बतौर इस पूरी कौम का मामला है, तो इस पर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अब जो ये सब कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए, तो सदर पाकिस्तान साहब क्यों इस्तीफ़ा दें और क्यों घर जाएं? इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस बारे में खैर पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सदर पाकिस्तान कब तक रह सकते हैं। इस पर मैंने एक तवील वीलॉग किया था और वो आपके साथ शेयर भी किया था। खैर अब आर्टिकल का हवाला दे के आपको दोबारा बता देता हूँ। वो आर्टिकल का हवाला ये आर्टिकल 44 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेजिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ अ टर्म ऑफ 5 years from the day he enter upon his office, provided that the president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold the office until his successor enters upon his office. अब इसकी दूसरा पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, बट नो पर्सन शैल होल्ड दैट ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive terms. ये अब इसकी तीसरी टर्म क्या है, The President may by writing under his hand address to the Speaker of National Assembly resign his office. अच्छा, सदर पाकिस्तान मैं पहले भी कह चुका था, 1 लाइन में ख़त्म करके इसको आगे चलते हैं। सदर पाकिस्तान का ओहदा तब तक रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, साफ शफाफ इलेक्शन हो, असम्बली आए, असम्बली के बाद आने के बाद सदर पाकिस्तान का मुंतखब किया जाता है, उसका इलेक्शन किया जाता है कि कौन बनेगा सदर। तब तक सदर पाकिस्तान बरा जमान रहेंगे। हाँ, सदर पाकिस्तान किस सूरत में जा सकते हैं, मैंने अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया, उसमें यही लिखा हुआ है। एक, अगर तो वो खासा अलील हो जाए, कोई संगीन बीमारी हो यानी कि वो नहीं कंटिन्यू कर पाएँ। दूसरा, वफ़ात पा जाएँ यानी कि इंतकाल हो जाए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि सदर पाकिस्तान इस्तीफ़ा दें, और इस्तीफ़ा आपके कहने पे दें। कल मैंने पोस्ट शेयर की थी, अगर आपको ठंड पै गई तो ठीक है, नहीं पई तो कल वाला भी लोग उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सदर पाकिस्तान इस्तीफ़ा किस तरह देने वाले हैं। आ जाए जी, जो वीडियो लीक हुई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हरीम शाह ने एक धमकी लगाई थी भिखारी आज़म और शहबाज शरीफ को कि इमरान खान साहब को आपने गिरफ़्तार किया है, मैं आपकी वीडियोज़ लीक करूँगी। और वो वीडियो क्या है वो आप ये देख भी सकते हैं, ये चल भी रही है। भिखारी आज़म रेस्टोरेंट में किसी खातून के हमरा अब बकौल हरीम शाह के कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है, यानी कि उनकी वाइफ से हट कर, मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे नहीं जाऊँगा, उनकी वाइफ से हट कर ये उनकी ज़िंदगी में एक और भी खातून है जो कि ये खातून है। ये हरीम शाह का एलिगेशन है। अब ये कितना सच है कितना झूठी है मुझे नहीं पता। हरीम शाह ने वाज़े तौर पे एक चीज़ कही है कि एक वीडियो नहीं है, वीडियोज़ हैं। अब वो वीडियोज़ कब आती है, तो वीडियो है ना, अब वो वीडियोज़ कब आती हैं ये देखना होगा। उन्होंने महज यही कहा था कि मैं वक्फन जारी करती रहूँगी। अब देखते हैं वो कब तक जारी करेंगी। अब आ जाते हैं इंडिया पर कि इंडिया चाँद पे पहुँच गया और हम सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह खेले जा रहे हैं यहाँ पर। खैर, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, इसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं है, हम बतौर कौम खुद हैं और ये हमें तस्लीम करना होगा। अब हम कैसे हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये मैं इंडिया का जो चंद्रयान था, चंद्रयान 3, ये स्पेस पर जो गया, चाँद पर गया है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ ते 80 कितने। डीबोस्टिंग ऑपरेशन की तकमील के बाद चंद्रयान 3 और चाँद की सरजमीन के दरमियान फासला मज़ीद कम हो गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के खलाई मिशन की चाँद की सतह पर उतरने से पहले अहम मरहले के करीब निगरानी की गई है। भारतीय सियासतदानों ने बताया कि जिस मिदार में दाखिल हो रहा है वहाँ चाँद करीब तरीन नुक्ता 25 किलोमीटर, जबकि दूसरा वाला नुक्ता महज 174 किलोमीटर के फासले पर है। इसरो का जारी बयान में कहना था कि इस मदार के जरिए चाँद के जनूबी कुतबी इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। भारतीय खलाई इदारे की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक दूसरे और आखिरी डीबोस्टिंग ऑपरेशन ने लैंडर मॉड्यूल के मुताबिक यानी कि लैंड मॉड्यूल के मुताबिक मदार को कामयाबी के साथ 25 किलोमीटर तक 174 किलोमीटर तक कम कर दिया है। इसरो ने बताया कि यहाँ से 23 अगस्त को शाम 5:45 बजे यानी कि 5:45 बजे पर चाँद की सरजमीन पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। 23 अगस्त को शाम 5:45 बजे चाँद पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो के साबिक सरबराह के मुताबिक चंद्रयान 3 का डिज़ाइन भी वही है जो कि चंद्रयान 2 का था। चंद्रयान 2 पहले 1 बना था, फिर 2 बना, अब ये 3 है, यानी कि वो 2 नाकाम हुए थे, तो अब ये तीसरा मिशन जो है कि भेजा गया है। इनका कहना था कि डिज़ाइन में कोई तब्दीली नहीं की गई। चंद्रयान 2 के मुशाहिदे की बुनियाद पर मिशन में की गई तमाम गलतियों को दुरुस्त किया गया है। सुना आपने ये लाइन, तमाम गलतियों को दुरुस्त किया गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं कि हम कहाँ वो कहाँ। तो आप शिकवा ना करें ना कि इंडिया हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया।
ये वो लाइन थी। अगर आप मतलब समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल दे दूंगा इसकी। वाज़ेह है कि भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। मिशन 5 अगस्त को चांद के मदार में दाखिल हो गया था। चांद की सतह से मजीद करीब करने के लिए चंद्रयान को पॉपुलेशन और लैंडर मॉड्यूल्स को अलग करने की मशक से पहले 9, 6, 14 और 16 अगस्त को चांद के मदार में उतारने की कोशिश की गई थी। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, और हमारी तरफ से तो भारत को बहुत मुबारकबाद भी हो और नेक तमन्ना है उनके लिए कि खैर भले वो हमारा दुश्मन मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसे अप्रिशिएट करना आपका भी फ़र्ज़ है। अच्छी चीज़ है ना, आप उसको अप्रिशिएट करें कि यार गुड। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये कोई रुपए 2 रुपए 100 रुपए की बात नहीं है। इस पर अरबों खरबों डॉलर लगा होगा कि इसमें एक बंदे की मेहनत है, इसमें 2 बंदे की मेहनत है, इसमें एक पूरी टीम है। आप ये देखें कि ये तीसरा लॉन्च हुआ है, 2 फेल हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने तीसरा लॉन्च कर दिया। हमने एक शख्स को इक़्तिदार दिया, उसने हमने बोला नहीं भाई ये तो फेल हो रहा है, तो हमने उसको इक़्तिदार से उतार दिया। तो उन्होंने कोशिश तो की ना, तो इसमें हमने कोशिश नहीं की। जहां हमने कोशिश दिखाई थी माजी में, माजी से याद होगा आपको जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पहले बने, इक़्तिदार किया, फिर बने, कोशिश की ना। ऐसा तो नहीं था कि इक़्तिदार ले लिया तो बस ले लिया, ख़त्म नवाज शरीफ, ख़त्म शुद्ध। पकौल गरीदा फारूकी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं शुद्ध का, तो मैंने भी आज इस्तेमाल कर लिया, ख़त्म शुद्ध। अब ये कहते हैं कि वो अनाड़ी था। अगर तो वो अनाड़ी था तो मैं थोड़ी सी आपके साथ उसकी एक शेयर कर देता एक चीज़ कि वो किस तरह से अनाड़ी था। वो था एक क्रिकेटर, न्यूट्रल एम्पायर का उस टाइम पे सिस्टम नहीं था, तो उसने कहा कि मैं न्यूट्रल एम्पायर सिस्टम लेकर आऊँगा क्योंकि इस तरह से मैच का फैसला नहीं होता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इवन कि क्रिकेटर्स ने भी मजाक उड़ाया कि किस किस्म की बातें करते कि मैं न्यूट्रल एम्पायर सिस्टम लेकर आऊँगा कि अब ये अपनी अपनी टीम का बंदा नहीं खड़ा कर सकते। अब न्यूट्रल एम्पायर खड़ा होकर वो मैच की रेफरी करेगा, वो मैच का फैसला करेगा। खैर इमरान खान साहब ने अदालत में केस किया और वो केस जीते। सब हैरान रह गए कि ये क्या। अब चलें, ये बोलते ना वो खिलाड़ी है, तो उसे इस चीज़ की क्या समझ। इसी को कंटिन्यू करते हुए जाऊँगा, इसीलिए मैंने क्रिकेट से स्टार्ट की है, इसीलिए मैंने स्टार्ट भी क्रिकेट से की है। अगर तो वो खिलाड़ी है, चलें एक तो पहलू ये हो गया कि वो न्यूट्रल एम्पायर ले आया। दूसरा, अब वो खिलाड़ी है ना, वो तो स्पोर्ट्समैन है। आजा जी वर्ल्ड कप के ऊपर पूरी टीम कह रही थी कि हम नहीं जीतते। इवन के आप उस वर्ल्ड कप का अभी आप गूगल करके देख लें या अपने यूट्यूब करके देख लें, पाकिस्तान कहाँ था, ये था पाकिस्तान। और पाकिस्तान कहाँ से वर्ल्ड कप जीता, पूरी टीम कह रही थी हम गए, सिवाय एक शख्स के, वो था इमरान खान साहब। उसे उम्मीद थी, उसे हौसला था, उसका जज्बा था, उसकी नीयत थी कि मैंने जीतना है और शौकत खानम बनाना है। उनकी एक नीयत सेट थी ना, उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ था कि मैंने कुछ भी करके इसे जीतना है, और वो जीते। लोग हैरान, इवन की टीम हैरान। आप इस टीम के मेंबर्स ना अभी भी जिंदा हैं, ऐसा नहीं कि वो ज़िंदा नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं, रमीज़ राजा साहब हो गए, इंज़माम उल हक साहब हो गए, वसीम अकरम साहब हो गए, जावेद मियाँदाद साहब हो गए, ऐसे बेशुमार बंदे अभी भी मौजूद हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उस वक़्त कौन उम्मीद कर रहा था और कौन नाउमीदी था। सब नाउमीदी थे सिवाय एक शख्स के। इनके बकौल आप इनसे पूछ भी सकते हैं, अगर मेरी बात अगर गलत है या झूठ है तो आप इनसे पूछ लीजिए। फिर आ जाए जी वर्ल्ड कप जीत गए, अब आ जाएँ हॉस्पिटल की तरफ कि हॉस्पिटल बनाना था। चंदा इकट्ठा करना शुरू किया तो लोगों ने बोला क्या पागल आदमी भाई, किस तरह से हॉस्पिटल बनाया गई है। क्यों भाई, क्यों नहीं बन सकता। कहा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल जो गरीबों का मुफ्त इलाज करे और उसमें इंटरनेशनल डॉक्टर्स आके बैठे हैं जो कि आने वाले वक्त में दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल के नामों में शुमार हो। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अब ये तो खिलाड़ी था ना, इसका काम तो नहीं था, ये तो फेल हो जाना था, नहीं बन सकता था, लेकिन इसने बना के दिखाया, और एक नहीं 3 बना के दिखाया। फिर आ जाए इसी तरह से यूनिवर्सिटी पर, नमल यूनिवर्सिटी कहाँ जंगलों में, वो खंडर में वो टुकड़ा लिया, बोला इधर मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। वो बाबा पढ़ने कौन आएगा, लोगों ने बोला पढ़ने कौन आएगा, इसने बोला नहीं मैं तो यूनिवर्सिटी यहीं बनाऊंगा। चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, सबने मजाक उड़ाए, ताने मारे। अब खिलाड़ी था ना, फेल हो जाता, उसकी क्या डोमेन के एजुकेशन और स्पोर्ट्स में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। उसने वो यूनिवर्सिटी बना के दिखा दी और आज भी चल रही है और नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है वो। अब आ जाओ उनकी रिहाइश गाह पे बनी गाला पर। खानसामा कहते थे कि वो देख रहे हो जगह पहाड़ियों पर, यार मैंने यहाँ पर जगह लेनी, मैंने यहाँ पर रहना है। आसपास वाले हैरान, भाई कैसी बातें कर रहे हो
कि तुम जंगलों में रहोगे, जंगलों में तो जानवर रहते हैं, इंसान थोड़ी रहते हैं, और इतना ऊपर किस तरह, नामुमकिन। और लैंडस्लाइडिंग वगैरह ये चीज़ों का भी खतरात होते हैं। खान साहब ने उस टाइम कहा कि तुम्हें नहीं पता इस चीज़ की कदर क्या है। अच्छा, वो एक चीज़ आप याद रखिए कि वो जो कुदरती चीज़ें होती हैं ना, जैसे हरियाली हो गई, जंगलात हो गए, इस तरह की चीज़ें वो बड़ी पसंद करते हैं। ये मैं कोई उनके साथ नहीं रहता हूँ, ना मैं उनका कोई बॉडीगार्ड हूँ। मैंने ये चीज़ उनकी पढ़ी है, मैंने उन पर रिसर्च की है, तभी मैं उस बेस पे जाके बता रहा हूँ। सिर्फ उन पे नहीं किए, सब पे किए, तभी तो मैं भिखारी आज़म कहता हूँ ये शहबाज शरीफ साहब को। खैर मुफ्ती टॉपिक में आगे ना निकल जाऊँ। उन्होंने कहा मैं बनाऊँगा। अब तो ये स्पोर्ट्समैन था ना, खिलाड़ी था, कोई रियल इस्टेट तो एजेंट तो था नहीं, लेकिन उसने वो बना के दिखाया। और क्या बनाया, आज उसके लोग दीवाने हुए हैं। यानी कि उस जगह को अगर आप जाके देखें तो आप बोलेंगे वाह कमाल, हैरत होती है उस देखने वालों को। जो जाता रश करता है, एक आंखों में अलग सी एक ना कशिश सी वो रिफ्लेक्ट करता है आपको, वो बनी गाला का मंजर। फिर आ जाए इक़्तिदार पे, तो खान साहब ने कहा कि मैं इक़्तिदार में आके इस मुल्क को इस्लामी फ़लाही रियासत बनाऊंगा। और वो कुछ कदम पे जा भी रहे थे, अगर आपको याद हो। खैर मैं उनके कामों पे नहीं जा रहा, जैसे कि उनकी एक तवील लिस्ट है। मैं उनके साथ आपको अगर कभी शेयर करना हुआ तो मैं अगले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगा, जिसमें एहसास प्रोग्राम है, अपना घर स्कीम है, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। उस चीज़ को मैं सेहत कार्ड वो चीज़ भी शामिल है। अब तवील एक लिस्ट में उस पर नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा मैं आगे चला जाता हूँ। जब इन्होंने ये कहा कि मैं इस्लामी फ़लाही रियासत बनाऊँगा, उनका एक विज़न था ना कि मैंने ये बनानी है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जब दुनिया कमाती है टूरिज़म पे दुनिया कमाती है, मलेशिया वगैरह, तुर्की, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। अब आसपास वालों ने बोला अच्छा याद रखिएगा कि हमें क्या कहा जाता था 9/11 के बाद से, टेररिज्म कंट्री, यानी कि हमें और कहा जाता था कि इस मुल्क में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। उसने कहा नहीं, मैं तो यहाँ पे टेररिज्म लेकर आऊँगा और उससे कमाऊँगा। उसने वो करके दिखाया अपने दौरे हुकूमत में। अपने दौरे हुकूमत में भले 3 साल का टेन्योर था, उस 3 साल के टेन्योर में ना उसने टूरिज़म को किया ऑन, और टूरिस्ट आए, घूमे फिरे, ये था वो मैसेज। अब उसका पोर्टफोलियो तो ये नहीं था ना, वो कहाँ से सयाहतों में लग गया, वो तो एक स्पोर्ट्समैन था। वो कहाँ से सियासत में लग गया, वो तो एक स्पोर्ट्समैन था। तो ये चीज़ आप टेक्निकल चीज़ें समझें। उसने जो कहा वो करके दिखाया। उसने कहा, उसकी नीयत थी, उसने कहा मैं इस्लामी फ़लाही रियासत बनाऊंगा इस पाकिस्तान को, बनाऊंगा, लेकिन उसका टेन्योर ले लिया गया। उसने कहा मैं पाकिस्तान को उसके मुकाम पे पहुंचाऊंगा, लेकिन उसका टेन्योर ले लिया गया। एक रिजीम चेंज ऑपरेशन ने ना उसके ख्वाबों को तो अरमानों में पानी फेरा, लेकिन इस कौम की उम्मीदों पे भी पानी फेरा। इस कौम ने भी एक उम्मीद लगाई थी कि चलो पाकिस्तान भी उठेगा, हमने भी आगे जाना है, हमने भी दुनिया के साथ कदम मिलाने हैं। कि अभी हम दुनिया के साथ खड़े हैं। अभी मैंने आपको इंडिया का बताया, चंद्रयान का, कि वो चांद पर है और हम सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह खेले जा रहे हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है। अब भी वो कहता है कि मैं पाकिस्तान को इस्लामी फ़लाही रियासत बनाऊँगा। वो ज़िद कर रहा है, वो अड़ा हुआ इस चीज़ पर कि कुछ भी कर लो, मैं इस चीज़ पर टिका हुआ हूँ कि मैं इस मुल्क को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाऊँगा। अब ये किसकी ज़िम्मेदारी है? आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आवाम की ज़िम्मेदारी है, ये आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है कि उससे एक मौका तो दें, उससे एक बार और चांस तो दें। ठीक है, वो जब आया तो उसको इतना टाइम नहीं मिला। एक तो कोविड आ गया, वो उसमें लगा रहा। दूसरा, फिर इन भिखारियों ने टांगे खींचना शुरू कर दी। तीसरा, रिजीम चेंज भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो इसमें मैसअप रहा, उसे कुछ करने का मौका नहीं मिला। तो सोचें, जब मैंने आपके साथ इतनी चीज़ें शेयर की हैं कि वो उसने ये इरादा किया, ये किया, ये इरादा किया, ये किया, उसके पोर्टफोलियो से मैच नहीं करता। रियल इस्टेट उसके पोर्टफोलियो से मैच करती है? नहीं। एजुकेशन उसके पोर्टफोलियो से मैच करती है? नहीं। नमूली इंस्टीट्यूट बनाई है। हॉस्पिटैलिटी उसके पोर्टफोलियो से मैच करती है? नहीं। उसने शौकत खानम बना के दिखाया। अब ये जो इस्लामी फ़लाही रियासत की बात कर रहा है और वो कहता है कि मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाऊँगा, तो बिल्कुल वो लेके जा सकते हैं। उनकी उम्मीद है, उनकी एक उम्मीद है, उनकी नीयत है, उनकी सोच है, उनका इरादा है। तो अब ये बतौर कौम आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे इक़्तिदार में लेकर आएँ, एक चांस दें और देखें कि पाकिस्तान कहाँ जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान वहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने और आपने ना इस दुनिया से चले जाना है। पाकिस्तान ने कहीं नहीं जाना, पाकिस्तान ताक क़यामत यहाँ पर रहेगा। चीज़ें काफ़ी मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन चूँकि वक्त कम है और व्लॉग का ड्यूरेशन थोड़ी तवील हो गई है, अगले व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।